जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवा पटेल और आपका स्वागत है देवा सर क्लासेस चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री जो आपका रसायन विज्ञान है, उसका जो वैद्युत रसायन चैप्टर है उसको लेकर मैं आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर पर हम लोग वार करने वाले हैं और ऐसा वार करने वाले हैं ना कि आज ही की इस वीडियो में इसको मार के खत्म कर देने वाले हैं। मेरा कहना की मतलब है, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवा पटेल और आपका स्वागत है देवासर क्लासेज चैनल पर। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, उसका जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, उसको पूरा आज ही की वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। देखिए आपको तो मालूम है कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री का वन शॉट चल रहा है। मैं विलियन का पढ़ा चुका हूं वन शॉट में, मात्र 40 से 45 मिनट में वन शॉट उसको क्लियर करा चुका हूं, पूरा चैप्टर को खत्म करा चुका हूं। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन को एक ही वीडियो के मात्र इसी वीडियो में पूरा खत्म करने वाले हैं और सबसे आसान, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। यदि आप मेरे से पहला चैप्टर पढ़े हो ना विलियन, जो 61 में यदि आप पढ़े हो तो आप समझ रहे होगे कि मैं कितने आसान भाषा में आपको पढ़ाता हूं। और यदि आप नए हो तो भैया खुद पढ़ के देख लेना और खुद ही कमेंट करके देख लेना, ठीक है। पूरा अध्याय एक बार में है, ये मैं आपको बता चुका हूं। सभी टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है। अभी केमिस्ट्री की बारी है, फिर फिजिक्स की वन शॉट शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सरस्वती माता का नाम लेके। जय है सरस्वती माता, आपको भी समझ में आ जाए, मुझे भी समझाने आ जाए, ठीक है। पूरा चैप्टर आसान भाषा में। देखिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेल, ठीक है। देखिए आपके जो सिलेबस है, जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक में इसमें पढ़ा दूंगा। क्लियर है ना, आप देख लेना। अभी मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको सभी का सभी समझ में आ जाए, ठीक है। और सिलेबस में जानते क्या किया है, हार्ड वाले पहले टॉपिक दे दिया है, आसान वाले बाद में दे दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको आसान वाले पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको हार्ड वाले टॉपिक समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहला सेल, कई बच्चे जानते होंगे भी सेल क्या होता है। वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देता है, सेल कहलाता है। अब भैया विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदल देता है, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो सेल कहलाता है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है वैद्युत रसायन, यानी कि वैद्युत से रसायन में बदलो और रसायन से वैद्युत में बदलो। यही तो है काम हमारा इस चैप्टर में। हमें बिजली बनानी है, हमें रसायन ऊर्जा भी बनानी है, यही है कार्य हमारा, ठीक है। चलिए तो सेल समझ में आ गया। वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देता है, वो सेल कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये इसे याद नहीं करना है, इसे मत याद करना, बस समझ जाओ कि सेल होता क्या है। कोई पूछ देगा ना भैया बताओ सेल क्या होता है, तुम तो 12वीं के छात्र हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो ये थोड़ा याद रखना, दिमाग पे रहना चाहिए। वैद्युत रसायन सेल, यहां से आपका कार्यक्रम स्टार्ट होता है। 1 मिनट में इसका थोड़ा साइज छोटा कर दूं जिससे आपको पूर्ण दिख सके। वैद्युत रसायन सेल, ठीक है, इसको हम करते हैं। अभी देखो बहुत आसान इसका डिफिनेशन है, मैंने बहुत आसान लिख रखा है, बस पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में तथा रसायन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वैद्युत रसायन सेल कहलाता है। इसमें समझाने की कोई बात है क्या? मैं इतना आसान सबका परिभाषा लिखूंगा ना कि समझाने कम ही पड़ेगा। आप देख लेना, ऐसा परिभाषा आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। ना ही किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा और ना ही किसी बुक में मिलेगा, पहला बात, ठीक है। देखिए वह सेल, अभी हमने समझा कि सेल क्या होता है। सेल ऊर्जा के रूप को बदल देता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो वो सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदल दे और रसायन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, यानी कि एक दूसरे में बदली कर दे, वो वैद्युत रसायन सेल कहलाता है। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार लिखेंगे, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। और भैया इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। इसके प्रकार के ऊपर ये 2 प्रकार के होते हैं, इतना आप जान लो। एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल को भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गैल्वेनिक सेल को आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए फिगर के साथ। क्या चीज के साथ? फिगर के साथ, एकदम दिमाग निश्चिंत करके समझो। गैल्वेनिक सेल होता क्या है पहले वो समझिए। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है।
यानी कि कोई रसायन पदार्थ आप डाल के करंट बना दे रहे हो, बिजली बना दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा बना दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा के निर्माण कर दे रहे हो, वो जो सेल कहलाएगी वो गैल्वेनिक सेल कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा है। अब परिभाषा लिखने से काम तो चलेगा नहीं, आपको फिगर ही बनाना पड़ेगा। यदि एग्जाम में 4 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है तो ठीक है। अब देखो इसका फिगर समझ जाओगे, अपने आप बना लोगे। यदि आपको इस सेल को घर पर ही बनानी है ना तो आसान से बना सकते हो। देखो कैसे बनाना है, आपको 2 बीकर ले लेना है, ये एक बीकर और ये एक बीकर, 2 बीकर ले लेना है। एक बीकर में आपको जिंक सल्फेट डाल देना है, जो कि जली में होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए, पानी जैसा होना चाहिए। एक में आपको कॉपर सल्फेट डाल देना है, जलीय में। क्लियर है? हमने क्या किया, 2 बीकर लेके आया, एक बीकर में हमने जिंक सल्फेट डाल दिया जलीय अवस्था में, और एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट को डाल दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फिर हम क्या गए, बाजार गए और बाजार से हम लवण सेतु खरीद के लाए। लवण सेतु क्या होता है, 2 विलेनों को जोड़ता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लवण सेतु को इसमें लगा के, इस बीकर में लगा के इस बीकर में जोड़ दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या भैया, ये आपका लवण सेतु है। क्लियर है? तो हमने लवण सेतु लाके इन दोनों बीकरों के आपस में जोड़ दिया। क्लियर है? अब इसमें हमने जिंक सल्फेट डाला है, तो हम एक जिंक की धातु लेके आए और इसमें हमने डाल दिया। ये जो धातु दिख रही है, ये जो डंडा दिख रहा है, ये जिंक का छड़ है। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था, तो इसमें हमने कॉपर का छड़ लाके इसमें हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस छड़ से एक तार लिया और तार को एक मीटर में, गैल्वेनिक मीटर में जोड़ते हुए हमने फिर इस तार में जोड़ दिया। हमने गैल्वेनिक मीटर में क्यों जोड़ा भैया, अगर इसमें धारा उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो हमें मालूम भी चलना चाहिए ना, तो इस गैल्वेनिक मीटर से मालूम होगी। क्लियर है? हमने क्या किया, तार जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो 1.1 वोल्ट की हो जाएगी। इस प्रकार भैया आप विद्युत ऊर्जा बना गए। फिर से एक बार समझा दूं, 2 बीकर ले लीजिए, एक बीकर में जिंक सल्फेट और एक बीकर में कॉपर सल्फेट ले लीजिए, फिर लवण सेतु से इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर एक जिंक का छड़ लेके जिंक सल्फेट में डाल दीजिए, कॉपर का छड़ लेके कॉपर सल्फेट में डाल दीजिए, इन दोनों को तार के माध्यम से जोड़ दीजिए। ठीक है, और तार में भैया गैल्वेनिक मीटर लगाने मत बोलना। ठीक है, चलो, तो यहां पर गैल्वेनिक मीटर लगा दिया। अब भैया वोल्ट आई 1.1 वोल्ट, यही हमारी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा गैल्वेनिक सेल में वोल्ट कितनी होती है। ऑप्शन में 1.1 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको कि सर 1.1 वोल्ट से क्या होगा, तो आप जितना ज्यादा इसमें मात्रा लोगे उतना ही आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए, आपने ये जो छड़ डाला है जिंक का छड़, इस जिंक के छड़ को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, इसको हम अपने भाषा में, केमिस्ट्री वालों की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल के लिए ये माइनस में होता है। ठीक है, और ये जो आपका ये क्या है, ये जो है कॉपर का छड़ है, इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और ये गैल्वेनिक सेल में प्लस में होता है। क्लियर है? इन बातों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग चैप्टर ये दिखेगा भैया, ये अपने आप में ना बच्चों को दिमाग हिलाने वाला चैप्टर है। ठीक है, और मेरे अंदर से आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, अब गैल्वेनिक सेल का हम अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी अभिक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आती है। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस और बराबर में हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस। इसका निर्माण कैसे होता है वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा लंबा चला जाएगा और हमें भैया 1 शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ना है, और वो आता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैं ये जो आता है वो मैंने लिख दिया है, आपको याद कर लेने। कोई पूछ दे गैल्वेनिक का रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है या अभिक्रिया क्या होता है, तो आप बोल देना जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस बराबर में कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस। ठीक है, तो ये रहा हमारा गैल्वेनिक सेल का रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला टॉपिक है हमारे पास सेल संकेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल संकेत आपके एग्जाम में आए या ना आए, जब आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है ना इस चैप्टर का, यदि आप सेल संकेत नहीं पढ़े रहेंगे ना तो न्यूमेरिकल को हिला नहीं सकते हैं। तो सेल संकेत पढ़ना जरूरी हो जाता है और बहुत आसान है। ठीक है, देखिए सेल संकेत को लिखा कैसे जाता है। आपके पास कोई अभिक्रिया है, जैसे मैंने यहां पर एक अभिक्रिया ले ली है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस और यहां पर कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस, ये हमने ले ली है। इसका मैं बोलूं इसका सेल संकेत लिखकर दिखाओ, तो आप कैसे लिखकर दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी कारक में पहला पदार्थ क्या है, जिंक है, तो हमने यहां पर जिंक लिख दिया। फिर हमने एक क्या लगा दी, पाई लगा दी।
फिर इसके बाद उत्पाद में देखिए ये जो जिंक है वो जिंक 2+ में बदल गया है ना, तो फिर हमने जिंक 2+ लगा दी, तो हो गया एक पदार्थ का काम खत्म। अब हम यहां पर 2 पहिया लगाएंगे, 2 पहिया। फिर क्या है कॉपर 2+, तो हमने कॉपर 2+ लिख दिया। अब ये जो ये कॉपर में बदल गया है इसलिए एक पाई लगा के हमने कॉपर को लिख दिया और यही आपका है सेल संकेत। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए, पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैग्नीज प्लस फिर आपका Ag+ बराबर Mg के पावर 2+ और प्लस Ag है। इसका सेल सेकेंड कैसे लिखना है देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिख दिया, ये मैग्नीशियम 2+ में जुड़ गया है इसलिए पाई लगा के मैग्नीशियम 2+ लगा दिया, फिर 2 पाई लगा दिया। उसके बाद यहां पर आपका Ag है, तो Ag यहाँ पर प्लस है तो हमने Ag+ लिख दीजिए। ठीक है, फिर एक पाई लगा के Ag+ Ag में बदल गया है इसलिए हमने यहां पर Ag लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब आपको बताना है कमेंट करके इसका सेल सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान है भैया, मेरे आंसर से आपको समझ में आ भी गया होगा। Na+ Ag+ आपका निकिल के पावर 2+ और प्लस Ag का, इसको आपको सेल सेकेंड कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे जो है हमारा अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसे भी तैयार करना जरूरी है। हर एक टॉपिक को तैयार कीजिए। देखिए अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड होता क्या है, नाम पढ़ो, अर्ध यानी आधा सेल। हमने अभी पूरे सेल के बारे में पढ़ा, पूरा सेल क्या हो रहा था अभी मैं आपको दिखा दूं। ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेल दिखाई दे रहा है ये पूरा सेल है, लेकिन यहां पर अर्ध सेल की बात कर रहा है, यानी कि आधा सेल की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका पूरा सेल है उसका आधा कर दो वो अर्ध सेल हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो पूरा सेल है, यहां से हम काट के इसको अलग कर देते, इसको अलग कर देते, तो ये भी अर्ध सेल हो जाएगा, ये भी अर्ध सेल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको इसका परिभाषा कैसे लिखना है वो ध्यान थोड़ा दीजिएगा। जब किसी धातु की छड़ को उसके द्रव विलयन में डुबाया जाता है तो उसे अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहां पर वही काम कर रहे थे भैया, देखो ये जिंक की धातु है तो जिंक सल्फेट में डुबा रहे थे, उसी के विलयन में डुबा रहे थे। ये कॉपर की धातु है तो कॉपर सल्फेट में ही डुबा रहे थे, उसी के विलयन में डुबा रहे थे, तो हमने वही लिखा है जो वहां पर मैंने बताया। जब किसी धातु की छड़ को उसके द्रव विलयन में डुबाया जाता है तो उसे अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है? चलिए यहां पर आप एक चीज और ऐड कर लें, उसी सेल का उससे से। ठीक है, आप देखिए अब पढ़िएगा और अच्छा लगेगा। जब किसी धातु की छड़ को उसके द्रव विलयन में डुबाया जाता है तो उसे सेल का अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है इस पूरे चैप्टर में काम करने वाला है। ठीक है, और इसी चैप्टर में नहीं, आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें इसका उपयोग आपके सामने किया जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान होता है मेरे भाई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस देखो क्या है इलेक्ट्रोड विभव, हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऊपर देखियो अभी हमने पढ़ा यहां पर अर्ध सेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल को आधा कर दो या तो उसको अर्ध सेल कह दो या इलेक्ट्रोड कह दो। तो भैया हमने अभी पढ़ लिया इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल का आधे भाग को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये विभव मतलब क्या होता है, विभव पढ़ चुके हो आप। ठीक है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। विभव यानी होता है कार्य करना, इलेक्ट्रोड में कार्य करना, इसका मतलब इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये हुआ। परिभाषा सिंपल है, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा हुआ कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर है? एक बार 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, मेरे जैसा तो कई बच्चों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए जो हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आपके सामने पेश है नेक्स्ट टॉपिक, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव, अब हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। काफी आसान है, जब भी आपको मानक दिख जाए ना इस चैप्टर के अंतर्गत तो समझ जाना कि वो 25 सेल्सियस की बात कर रहा है। कितने सेल्सियस की? 25 सेल्सियस की बात कर रहा है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, 25 सेल्सियस पर। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मानक है। 25 सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या कहलाता है। इसे E0 इलेक्ट्रोड से सूचित करते हैं।
क्लियर है मेरे भाई। अब देखो यहां पर आपको समझने वाली क्या बात है, अभी मैंने आपको जो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया ना, ये इलेक्ट्रोड विभव यही परिभाषा यही है, बस यहां पर आगे क्या लग गया है, 25 सेल्सियस लग गया है, क्योंकि इसके आगे मानक लग गया, इसीलिए इसको हम ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड। ठीक है, जिसका मान सबसे कम होता है वो ई नॉट एनोड हो जाता है, जिसका वोल्ट सबसे अधिक होता है वो ई नॉट कैथोड हो जाता है। आप कैसे समझिए, इस एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे कि एक हमारे पास ई नॉट ए है, इसका जो मान है हमारा -0.34 है। फिर एक ई नॉट बी है, इसमें जो हमारा वोल्ट का मान है वो +0.25 है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें ई नॉट एनोड कौन है और ई नॉट कैथोड कौन है, तो भैया आप कहोगे कि सर ई नॉट ए जो है ना ये ई नॉट एनोड है, क्योंकि इसका वोल्ट क्या है, कम है। और ई नॉट जो बी है ना ये ई नॉट कैथोड है, क्योंकि इसका वोल्ट अधिक है। तो यहां पर मैंने वही चीज लिख दिया है। आ गया समझ में आपको, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा भाई, इसको आप देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, देखिए कैसे इसको तैयार करने की क्या जरूरत है भैया, याद अभी करा देते हैं आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव अभी जस्ट पढ़ा हमने। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी बनती है उसे वैद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। क्लियर है, बस मानक इलेक्ट्रोड विभव को तुम बढ़ते क्रम में लगा दो, उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर है। अब ये पेपर में आता है 4 नंबर का, तो भैया इतने लिखने से तो काम होगा नहीं, इसलिए हम इस श्रेणी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इस श्रेणी को ही लिख देते हैं। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, और इसके नीचे जाते जाइए तो चांदी, सोना, ये सब आएगा। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना, ये जो है हमारा ये क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। आप जितना ऊपर जाएंगे उसका वोल्ट कितना होगा, कम होता जाएगा, और जितना आप नीचे जाएंगे उसका वोल्ट कितना होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। और जो आपका हाइड्रोजन का वोल्ट होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। ये बात याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए हाइड्रोजन का वोल्ट कितना, हाइड्रोजन का वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वोल्ट कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 0.00 वोल्ट। ठीक है, अब भैया जिसका वोल्ट कम होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और जिसका वोल्ट कम होता है वो अधिक अपचायक होता है, और जिसका वोल्ट अधिक होता है वो कम क्रियाशील होता है, और जिसका वोल्ट अधिक होता है वो कम अपचायक होता है। क्लियर है, जिसका वोल्ट कम है वो अधिक क्रियाशील होगा, अधिक अपचायक होगा, और जिसका वोल्ट अधिक है वो कम क्रियाशील होगा, कम अपचायक होगा, उल्टा है। क्लियर है, चलिए इन पर क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पूरा तैयार कर लीजिए। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें इसका उपयोग मैं करूंगा और आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानक सेल विभव। हमने अभी इसके पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पढ़ा था, इसी का आधा टुकड़ा का पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मानक सेल विभव। आप कहोगे सर सेल तो पढ़ लिए, ठीक है, सेल विभव नहीं पढ़े हम लोग डायरेक्ट मानक सेल विभव पढ़ेंगे क्या, नहीं, सेल विभव भी पढ़ेंगे। देखो यहां पर है, इसके बाद है, इसके बाद क्यों है, क्योंकि मानक सेल विभव छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये सेल विभव जो है ये बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। देखिए मानक सेल विभव होता क्या है, मानक मतलब 25 सेल्सियस। क्लियर है, सेल तो जानते हो, विभव मतलब हुआ गया कार्य या किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो डेफिनेट परिभाषा एकदम आसान हो जाएगा। 25 सेल्सियस पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मानक सेल विभव कहलाता है। इसे ई नॉट सेल से सूचित करते हैं। क्लियर है, बहुत आसान है। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है, इसको तैयार करके चलना है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कम आपको सूत्र देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल, या इसे ही आप कहते हैं सेल विभव। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम नर्नेट समीकरण पढ़ने वाले हैं, और आपको तो मालूम है कि नर्नेट समीकरण कितना
इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में सारा टॉपिक हो गए, देख लेना आप। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत वाहक बल होता क्या है, या इसे ही कुछ लोग सेल विभव कहते हैं। सेल विभव आप जान रहे हो, इसका नाम दूसरा क्या है, वैद्युत वाहक बल है। दोनों तरीके से एग्जाम में आ जाएगा, पूछेगा वैद्युत वाहक बल किससे कहते हैं समझाइए, या पूछ देगा सेल विभव समझाइए, या पूछ देगा वैद्युत वाहक बल का निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे। वास्तविक रूप में मानक परिस्थिति के बिना मतलब मानक मतलब 25 सेल्सियस के बिना किसी सेल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, देखिए वास्तविक रूप में यदि किसी सेल में आपका मानक परिस्थिति के बिना जो वो कार्य कर रहा है उसको हम विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आगे, सेल विभव का मान ज्ञात करने के लिए निर्दिष्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने सेल विभव पढ़ लिया अभी। अब सेल विभव का यदि आपको मान ज्ञात करना है तो आपको निर्दिष्ट समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, और यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसे ई नॉट सेल से सूचित किया जाता है और इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, निर्दिष्ट समीकरण का सूत्र ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग एनोड बटे कैथोड। एन का मान भैया क्या होता है, आपके नोमेरिकल में ही दिए रहेंगे। ये जब आप इस पर नोमेरिकल करोगे तो उसमें सब चीज का मान दिया रहेगा। इन नॉट सेल का भी मान दिया रहेगा, इन नॉट सेल मतलब मानक सेल विभव का भी मान दिया रहेगा, एन का भी मान दिया रहेगा, और एनोड और कैथोड का मान तो दिया ही रहेगा। बस यहाँ पर रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। थोड़ा ये जानते हैं इसको निर्दिष्ट समीकरण इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, आपको ये जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा ना तो आप जल्दी भूलोगे नहीं। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साम्य स्थिरांक। साम्य यानी क्या होता है? बराबर। तो बराबरी दिखाने वाला स्थिरांक साम्य स्थिरांक कहलाता है। इसे केसी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी पढ़ा निर्दिष्ट समीकरण, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग एनोड बटे कैथोड, ये अभी हमने पढ़ा। तो यहां से हम केसी का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए साम्य स्थिरांक में ई सेल का मान 0 होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, और यहां पर केसी जो होता है वो एनोड बटे कैथोड बराबर होता है। तो एनोड और कैथोड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? केसी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लॉग केसी। क्लियर है? अब यहां से लॉग केसी का मान क्या होगा वो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ई नॉट सेल, और देखिए एन और ई नॉट सेल इधर लेके आइएगा, तो एन गुणे ई नॉट सेल ये आ जाएगा, बटे में ये ऊपर है तो इसलिए नीचे आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 0.0591। ये जो है आपका लॉग केसी का मान है। ये हमारा साम्य स्थिरांक का क्या है? सूत्र है। बस ये आपका परिभाषा याद कर लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, ये सूत्र ही इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को बस याद कर लीजिए, इतना तामझाम याद मत कीजिए, इस सूत्र को ही याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी सूत्र पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए जो हमारा और नेक्स्ट टॉपिक है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानक गिब्ज ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सबसे आसान टॉपिक है। अभी हमने साम्य स्थिरांक पढ़ा और मानक गिब्ज ऊर्जा, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इनका सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखिए किसी सेल के द्वारा किया गया अधिकतम कार्य उस सेल द्वारा निकाले गए उष्मा के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं? मानक गिब्ज ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो आप जानते हो मानक सेल विभव कहलाता है, और एफ का मान होता है 96,500। एन क्या है? मोल की संख्या है, जो आपके मोल की नहीं, या हाँ मोल ही की संख्या होती है, अणुभार की संख्या होती है, जो आपको न्यूमेरिकल में ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे अब प्रतिरोध के बारे में।
प्रतिरोध बहुत आसान है, ये आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, लेकिन यहां पर भी आपको पढ़ना है। वहां पर अलग है भैया, यहां पर अलग है, ठीक है, पहले बता देता हूं, ठीक है। वहां पर क्या पढ़ते हो, R बराबर V बटे आई, यही ना है प्रतिरोध का सूत्र, लेकिन यहां पर प्रतिरोध का सूत्र देख लो, R बराबर रॉ इंटू L बटे ए, तो भैया अलग है, पहले ही बता देता हूं, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा बहुत आसान है, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाह करने पर जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। केमिस्ट्री में यही फायदा है, जितने भी परिभाषा होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। और केमिस्ट्री में क्या नुकसान है, तो भैया जो बड़े बड़े सूत्र होते हैं ना वो बहुत बहुत धड़कन को तेज धड़काते हैं, ठीक है। चलिए, तो R बराबर रॉ इंटू एल बटे ए। R क्या है भैया, तो प्रतिरोध है, रॉ क्या है, प्रतिरोधकता है, या इसे आप विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए, मैं लिख ही देता हूं, कौन जाने भैया किस नाम से एग्जाम में आ जाए, तो विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है। चलिए, अब L जो है लंबाई है, A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और L बटे A को हम शील स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। L बटे A को शील स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं मैं, ये मत कहना कि सर नहीं बताए। इसका मात्रा क्या हो जाएगा प्रतिरोध का, ओम माइनस सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटी, ठीक है, या सेंटीमीटर की जगह मीटर भी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लिया जाए, चलकत्व, ठीक है, यहां पर बता देता हूं, थोड़ा गलती हो गया था, चलकत्व ये है, चलकत्व ये लिखा है यहां पर। क्लियर है। तो चलकत्व क्या होता है वो देख लीजिए। चलकत्व प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो प्रतिलोम होता है, यानी कि जो प्रतिरोध को आप उल्टा कर देंगे ना तो चलकत्व बन जाता है। इसे जी से सूचित करते हैं, और जी बराबर होता है 1 बटे रॉ गुणे ए बटे एल, ठीक है। यहां पर देखो रॉ ऊपर था इसलिए हमने उल्टा कर दिया, 1 बटे रॉ कर दिया। यहां पर देखो एल बटे ए था तो हमने यहां पर उल्टा करके क्या कर दिया, ए बटे एल कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 बटे रॉ की जगह पर आप कप्पा लिख सकते हो, ये के नहीं है, कप्पा है, क्या है, क आधा प अपा, कप्पा, ठीक है। तो जी बराबर कप्पा गुणे ए बटा एल। कप्पा को यहां पर क्या कहते हैं हम, चलकता कहते हैं, या विशिष्ट चलकत्व कहते हैं। क्लियर है। लिख लो यार, ये भी लिख लो, बोर्ड एग्जाम पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूं कि तैयारी करो चारों तरफ से, ठीक है, कि कहीं से भी पूछ दे भैया हम लिखने के लिए तैयार हैं। विशिष्ट चलकत्व। क्लियर है। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स माइनस सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे यहां पर देखो ओम और सेंटी है, तो यहां पर हमने उसका उल्टा कर दिया तो इनवर्स लग गया। क्लियर है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं। आप सोच रहे हो सर ये कितना बड़ा चैप्टर है, तो भैया ये विलियन से भी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लेकिन बड़ा तो है लेकिन बहुत आसान है। विलियन में तो थोड़ा बहुत आपको बड़े बड़े सूत्र, उसमें सूत्र बहुत ज्यादा है, इसमें तो सूत्र बहुत कम है, साथ में इसमें परिभाषा बहुत बहुत आसान है, ठीक है। मोलर चलकता हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय क्या होता है, ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक जिनको जलीय अवस्था में घोलने पर वो टूट जाते हैं दो भागों में, कई भागों में, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको जब आप जल में घोलोगे ना तो ये दो भागों में टूट जाता है, Na+ में और OH- में, ठीक है, इसमें टूट जाता है। तो भैया ये जो यौगिक कहलाएगा ये वैद्युत अपघटय कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए किसी वैद्युत अपघटय के 1 ग्राम मोल को, किसी विद्युत अपघटय ले लीजिए, उसके 1 ग्राम मोल ले लीजिए और उसको घोलने पर, जल में घोलिए, घोलने पर जो प्राप्त विलयन होगा उसका जो चलकत्व होगा वो मोलर चलकता कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी वैद्युत अपघटय के 1 ग्राम मोल को घोलने में प्राप्त विलयन का चलकत्व मोलर चलकत्व कहलाता है, या मोलर चलकता कहलाता है। जिसे ग्रीक, इसे कहते हैं ग्रीक लेमडा। देखो ये ग्रीक लेमडा है, ठीक है, लेमडा तो ऐसे होता है, ये जो है ये ऐसे है, इसलिए हम कहेंगे ग्रीक लेमडा, ठीक है। भी का उल्टा है, भी ऐसे लिखते हो ना तो भी को ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा ग्रीक लेमडा। ग्रीक लेमडा एम कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब इसका 2 परिभाषा बनता है। मान जी आपको जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें मोलर चलकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और उस न्यूमेरिकल में सांद्र दिया हुआ है, यानी कि मात्रा दी हुई है विलयन का।
तो आप उसमें क्या सूत्र लगाएंगे, ग्रीक लेमडा एमसी बराबर कप्पा गुणे 1000/c यानी कि मोलता। कप्पा क्या है, तो चलकता है, ठीक है, या विशिष्ट चलकता, वैसे आप कह सकते हैं। तो ये वाला सूत्र आपको लगाना है। चलिए अनंत अनुता पर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके जो न्यूमेरिकल दिया है उसे मोलर चलकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोई स्थान द्रवांतरण नहीं दिया है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ग्रीक लेमडा नॉट एम बराबर ग्रीक लेमडा धन आयन प्लस ग्रीक लेमडा इनफाइनाइट ऋण आयन, इसको लगाएंगे। जब आप नोमेरिकल करेंगे तो ये सूत्र आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अभी तो नोमेरिकल कर नहीं रहे, इसलिए आपको सूत्र को याद रखना है, ठीक है। हम इस सबका नोमेरिकल करा देंगे, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए कोलाउंस का नियम आप पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको पूरा पढ़ के ही जाना है। ऐसे में बहुत सारे वीडियो में इसको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन भैया इस चैप्टर का है तो इस चैप्टर में ही पढ़ना है हमें। देखिए ये जो है ना, ये जो मोलर चलकता का हमने ये वाला सूत्र पढ़ा है, इसका ये डुप्लीकेट है। कोलाउंस भैया आए और मोलर चलकता उन्होंने पढ़ा। जब वो मोलर चलकता पढ़े तो उसमें देखिए क्या, ये तो इसमें दो दो सूत्र है, क्यों ना इस एक सूत्र को हम लोग चुरा लिया जाए और अपना नाम कर लिया जाए, ठीक है भैया। दिल में मत लेना, समझाने के लिए सब बोलता हूं, ठीक है। तो वो क्या किए, अपने जो नियम दिए उसका नाम रख लिए कोलाउंस का नियम, और सेम यही चीज का परिभाषा बना के उन्होंने लिख दिया कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट है, वैद्युत अपघट है समझ गए, इसके आगे प्रबल लगा है, यानी कि जो बहुत जल्दी टूट जाता है वो पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। तो किसी प्रबल वैद्युत अपघटय की मोलर चलकता अनंत अनुता पर उसके धन आयन व ऋण आयन की मोलर चलकताओं के योग के बराबर होता है। सेम वही सूत्र है भैया, उसी का कॉपी किया तो सूत्र वही लगेगा। ग्रीक लेमडा नॉट एम बराबर ग्रीक लेमडा धन आयन प्लस ग्रीक लेमडा ऋण आयन, ये आपका सूत्र है, ये आपका कोलाउंस का नियम है, सबसे आसान नियम है ये, ठीक है। चलिए जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो तो क्लियर हो ही गया। अभी एक और नियम आने वाला है, फैराडे का नियम, और उसमें दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उनको भी देख के ही जाइएगा। चलिए देख लिया जाए। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए बहुत आसान है, और ये जो है भैया बहुत आसान, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो हमारा दूसरा स्टार्ट हो गया। कैसे ही स्टार्ट हो गया, पहला क्या था हमारा गैल्वेनिक सेल, जो कि हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सेल, वैद्युत रासायनिक सेल का प्रकार, जो था वो वैद्युत अपघटनी सेल था। एक मिनट में आपको दिखा ही देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो पढ़ा था ना शुरू में वैद्युत, इसमें दो पढ़े थे ना, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक से पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल में। और वैद्युत अपघटनी सेल बहुत आसान है, इसे पढ़ने में तो मजा आएगा ही। और इससे पहले वीडियो को लाइक यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लेना भैया। सोचो यार 5 मिनट वीडियो बनाने में मुझे इतनी मेहनत लगती है, तो ये तो भैया वन शॉट वीडियो है, इसमें तो बनाने में मेहनत लगती ही है, ठीक है। चलिए खूब से खूब जाएगा भैया, मेरे अंदाज से ना 45 मिनट का वीडियो बनेगा ये भी, मेरे अंदाज से, कहेंगे बहुत कम टॉपिक बचे हैं, ठीक है। आधा सदी का तो चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम लोग। चलिए विद्युत अपघटनी सेल, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ये देखिए गैल्वेनिक सेल क्या था, इसमें था कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है, तो विद्युत अपघटनी क्या है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे रहा है, ठीक है। यानी कि करंट से ये रासायनिक ऊर्जा बना रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए तो ये वैद्युत अपघटनी सेल का परिभाषा हो गया। नोट में एक चीज याद आपको कर ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। वह विक्रिया जो वैद्युत अपघटनी सेल में होती है, वह विक्रिया जो इस सेल में होती है, वैद्युत अपघटनी सेल में होती है, वो वैद्युत अपघटय सेल वैद्युत अपघटय कहलाती है या कहते हैं, ठीक है। वह विक्रिया जो वैद्युत अपघटनी सेल में होती है उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। देखिए 3 नाम है, एक वैद्युत अपघटन, एक वैद्युत अपघटय, एक क्या है विद्युत अपघटनी सेल। तो ये तीनों एक ही जैसे नाम है, लेकिन भैया ये अलग अलग चीज है। वैद्युत अपघटन क्या है, वो अभिक्रिया जो वैद्युत अपघटनी सेल में होती है उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। और वैद्युत अपघटय क्या कहते हैं, हम उस पदार्थ को वैद्युत अपघटय कहते हैं जो 2 भागों में टूटने की क्षमता रखता है। क्लियर है, तो भैया इसको याद रखना है, इसको हम कट कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि भैया हम कैसे रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें एक ही बीकर लेना है, उसमें 2 बीकर लिए थे ना, इसमें एक ही बीकर लेना है। हम एक बीकर ले लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट,
वहां पर हमने 2 भी कर लिया था और एक में जिंक सल्फेट डाला था, एक में कॉपर सल्फेट डाला था। लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक भी कर लेंगे और उस बीकर में कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक लोहे को यहां पर एक 2 लेके आएंगे टुकड़े को, एक कैथोड आएगा ये वाला, एक एनोड आएगा। इसको एक बैटरी, ये जो दिख रहा है ये बैटरी है, क्योंकि भैया हमें रासायनिक ऊर्जा में बदलना है वैद्युत ऊर्जा से, तो हमें तो वैद्युत ऊर्जा लेना ही पड़ेगा जो कि हम सेल के माध्यम से लेंगे। तो भैया कैथोड जो है ये हमारा, ये जो माइनस में होता है वैद्युत अपघटन सेल में और एनोड प्लस में होता है वैद्युत अपघटन सेल में। गैल्वेनिक सेल में क्या था, गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस में था और कैथोड प्लस में था, दोनों जगह उल्टा है। ठीक है, तो हमने एनोड से एक तार लिया और उसको ये स्विच के माध्यम से एक बैटरी के जोड़ते हुए हमने कैथोड से जोड़ दिया और इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट डाला ही है। अब क्या होगा, जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे, जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये 2 भागों में टूट जाएगा, एक कॉपर प्लस में और एक सल्फेट ये SO4 माइनस में। ठीक है, अब जो आपका SO4 है ये इस एनोड की तरफ जाके इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये जो कैथोड है इसकी ओर जाके आपके क्या हो जाएंगे, कॉपर जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो भैया हमारा लो रासायनिक ऊर्जा बन गया। अब समझ गए होंगे रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार हमने बनाया। अब इसमें ज्यादा मात्रा का आपका रासायनिक ऊर्जा बनाना है तो ज्यादा मात्रा में आपको बड़ा बीकर लेना पड़ेगा, बड़ा सा बैटरी लेना पड़ेगा। जो आपका घर में जो सेल होता है ना, बैटरी वाला जो सेल होता है, जो घड़ी वाला सेल होता है, ये सब बड़े बड़े कंपनी में इसी प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी वो उनको बारे में पढ़ना, जो आपके घर में बैटरी में जो घर में जो बैटरी रहता है वो जो है उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कोई पूछ दे कि भैया, और देखो यहां पर कॉपर क्या है, कैथोड पर जा रहा है, SO4 कहां जा रहा है, एनोड पर जा रहा है। क्लियर है। चलिए हमने विद्युत अपघटन सेल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम जो कि विद्युत अपघटन सेल पर ही आधारित है। बहुत आसान है, देखिए प्रथम नियम है ये। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन सेल में, किसी विद्युत अपघटन सेल में, इस विद्युत अपघटन सेल हमने जो लिया था यही मान लीजिए, किसी विद्युत अपघटन सेल में एकत्रित या कम हुए, यहां पर देखिए यहां पर एकत्रित या कम हुए धातु की भार उस सेल में उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। अब मैं आपको समझाता हूं। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि आपके पास कोई विद्युत अपघटन सेल है, उस सेल में जो आपके यहां पर धातु के भार इकट्ठे हुए हैं ना, वो जो भार है उस सेल में उपस्थित धाराओं के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। धाराओं के नहीं, आवेशों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो भैया W समानुपाती Q। W क्या है, धातु का भार जो कि विद्युत अपघटन सेल में एकत्रित हुआ है। Q क्या है, उस सेल में जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, जो आवेश हैं वो है। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। समानुपाती मतलब क्या होता है भैया, एक चीज का मान बढ़ाओ दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाए। ये पहला जब मैं विलियन पढ़ा रहा था ना उसमें भी ये बताया था, तो भैया बार बार बताना ना पड़े, ये ध्यान में रखो। यहां पर Q की जगह पर हम IT लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। तो यहां से हम I का मान यहां पर, Q का मान यहां पर T को इधर भेज के IT लिख सकते हैं। ठीक है, W। अब इस समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो Z आ जाएगा। Z क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। अब Z की जगह पर आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। Z बराबर क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखो Z बराबर होता है E/N गुणे 96,500। तो हमने Z हटा के इसका सूत्र लिख दिया, गुणे में IT लिख जाएगा, यहां पर देख लो IT। ठीक है, यहां पर ये वाला IT यहां पर आ जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, E/IT/N गुणे 96,500। क्लियर है। E क्या है, यहां पर परमाणु भार है जो कि आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। N क्या है, देखिए यदि आपको न्यूमेरिकल में कॉपर का बात किया गया है, निकिल का बात किया गया है, जिंक का बात किया गया है, तो आपको N का मान 2 लेना है। या Ag का बात किया गया है, Ag चांदी की बात की गई है, तो आपका N का बराबर 1 लेना है। क्लियर है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मेन क्या है, आपको परिभाषा समझना है, नियम समझना है, और जो सूत्र आया है वो कैसे आया है ये समझना है। न्यूमेरिकल की बात हम न्यूमेरिकल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि फैराडे का द्वितीय नियम, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, और ये भी काफी आसान है, सेम उसी जैसा है।
देखिए एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। किसी वैद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित या कम हुए धातु की भार, मैंने आपको बता दिया है कि वैद्युत अपघटनी सेल में धातु की भार कैसे एकत्रित होती है, ठीक है, या कैसे कम होती है, उसे समझने की अब जरूरत नहीं है। उस सेल के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको ज्यादा समझिए मत, इसमें बहुत बहुत कम पूछा जाता है। ये पूछा जाता है द्वितीय में पूछा जाता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जाता है। बस इसको याद कर लो, काम हो जाएगा। W1/WT बराबर E1/E2, इसे याद कर लो, ठीक है। तो दोस्तों आज ये जो है हम लोग का इस चैप्टर का आधा से अधिक भाग को क्लियर कर लिया है। अब आपका इस चैप्टर में मेन चीज स्टार्ट होने जा रहा है, बैटरी। और ये पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा ना भैया, पूछो मत। जो आपके घर में बैटरियां हैं, जैसे कि घड़ी में लगी हुई बैटरी, हाथ की घड़ी में लगी हुई बैटरी, ठीक है, और इन्वर्टर लगी, जो आपकी इन्वर्टर लगी है जो लाइन कटने के बाद भी चलाती है आपको, बल्ब को, पंखा को चलाती है, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। देखिए बैटरी पहले होता क्या है, कहते हो ना बैटरी बैटरी बैटरी, कहते हो पापा घड़ी बंद हो गई है बैटरी ला दो एक, और पापा कहीं पूछ दे भैया बैटरी क्या होता है ये तो बताओ। तुम केमिस्ट्री बड़का पढ़ते हो, देखते हैं तुम देवा सर से एक एक डेढ़ घंटा बैठ के पढ़ते हो केमिस्ट्री, तो बताओ बैटरी होती क्या है। तो तुम बताना पापा से कि पापा सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। सेल को छोटे, अभी मैंने सेल के बारे में अभी हमने पढ़ा ना, गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, तो इन सेलों को हम संयोजन कर दे, आपस में जोड़ जोड़ के हम क्या बना देते हैं, बैटरी को बना देते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, सेल बोल दो, देखो सेल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर प्राथमिक बैटरी भी बोल सकते हो, द्वितीय बैटरी भी बोल सकते हो, या सेल भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। तो प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक बैटरी। अब प्राथमिक बैटरी होता क्या है, बहुत आसान है। वे बैटरी जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाता है या प्राथमिक बैटरी कहलाता है। जैसे जो आपका घड़ी में बैटरी लगता है, उसे एक बार यूज करने के बाद उसे आप फेंक देते हो, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे बैटरी है जिनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं वो प्राथमिक सेल कहलाती हैं, या वो प्राथमिक बैटरी के कैटेगरी में आती हैं। अब इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है, ये पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा ना, पूछो मत। पहला इसमें पढ़ना है प्राथमिक सेल में सूचक सेल, या जिसे आप पेंसिल सेल कहते हो, ये वाला इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपके दीवार घड़ी में लगती है। इसको क्या कहते हैं, इसको पेंसिल सेल कहते हैं, या इसी को कुछ हम लोग अपने भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में सूचक सेल कहते हैं, ठीक है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये कार्य कैसे करता है, ये क्या चीज से मिलकर बना है, आखिर ये घड़ी को कैसे चला देता है। चलिए तो हमने इसका देखिए सेम इसका फिगर यहाँ पर बना दिया है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाया हूं भैया, कोई कितना भी है तो भैया कलाकार थोड़ी ना हूं मैं, मतलब आर्टिस्ट थोड़ी ना हूं। चलो देखो तो यहां पर हम समझते हैं, ये जो सेल होता है इसमें एक ऊपर उगा हुआ एक देखेंगे, ये देखिए ये है ना, यही यहां पर मैंने बनाया है। अब ये जो है ये पूरा अंदर की ओर है, ये जो है ये छड़ ये अंदर तर है, और ये जो बना होता है वो कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट से, और इसको ये कैथोड कहते हैं। देखो ये वाला जो है ना, इस धातु को क्या कहते हैं हम, ये धातु क्या चीज से मिलकर बना है, कार्बन से या ग्रेफाइट से मिलकर बनता है, और इसको क्या कहेंगे हम, इसको अपने भाषा में क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, ठीक है। मालूम होता है ना ये क्या होता है भैया, ये बताओ। इधर देखो लिखा होगा इस पर, देखो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम चलेगा कैथोड क्या होता है, प्लस होता है, और एनोड देखिए, एनोड तो हमने यहाँ पर लिखा है, एनोड ये एनोड क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो समझ में आ गया ना कैथोड और एनोड। हम कब से आपसे बता रहे थे कि गैल्वेनिक सेल में ये होता है, अब विद्युत अपघटन सेल में ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। तो ये जो धातु है वो कार्बन ग्रेफाइट से मिलकर बनता है, और इसको हम कैथोड कहते हैं। और जो ये इसकी ऊपर परत होती है, ये जो ऊपरी परत दिख रहे हैं, ये सब जिंक धातु से बनी होती है, और इसी को हम एनोड कहते हैं। और देखो ये माइनस में है कि नहीं, यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा है, दिख रहा है कि नहीं, देखो ये माइनस लिखा है ना, और इधर देखो ये प्लस लिखा है ना, तो भैया इस प्रकार बनती है। बहुत मजा आ रहा होगा। अब इसके अंदर इसको जब आप फाड़ के देखोगे, यहाँ पर ये प्लास्टिक हटा के देखोगे, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे केमिकल दिखाई देंगे, बहुत सारे मटेरियल दिखाई देंगे। तो वो जो होते हैं वो हरा कलर से मैंने यहाँ पर भर रखा है, वो बनते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, प्लस कार्बन से, प्लस
अमोनिया क्लोराइड से और प्लस जिंक क्लोराइड से। इतने सारे यौगिकों को मिलाकर इसका मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, जब इसको आप, अभी तो मैं फाड़ नहीं सकता इसको क्योंकि मैक है हाथ में, ऐसे फाड़ के दिखा देता आपको। तो इसके अंदर जो मटेरियल बने होते हैं वो मैग्नीशियम से, कार्बन से, अमोनिया क्लोराइड से, जिंक क्लोराइड से मिलकर बने होते हैं। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था शोषक सेल में। इसका परिभाषा अगर परिभाषा पूछता नहीं है, पूछता है शोषक सेल का चित्र को बनाते हुए उसका निगमन कीजिए, या पेंसिल सेल क्या होता है उसको समझाइए, तो आप फिगर बना देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। और शोषक सेल हमने पढ़ लिया, इसका रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया होता है जिंक प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनिया बराबर में जिंक 2 प्लस प्लस मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और प्लस में अमोनिया, ये होता है। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे मरकरी सेल के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, देखो इतना सारा मैं ले रखा हूं। ये कहाँ लगती है भैया ये घड़ी? ये अभी इसमें से निकालूंगा मैं, देखो अंदर। 1 मिनट में इसको निकाल के आपको बताता हूं। इतना सारे मेरे पास घड़ी हैं, अभी मैं बताता हूं। तो देखो मैंने उसमें से एक निकाल के ले लिया है। हम इसी के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे, और इसके माध्यम से क्या भैया इसी के बारे में पढ़ना ही है। तो देखो इसको कहते हैं मरकरी सेल या बटन सेल भी कहते हैं, क्योंकि बटन जैसा दिखता है, बटन जो आपके शर्ट में लगाता है। ठीक है, उस बटन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो बटन है ये बटन सेल कहते हैं या इसे मरकरी सेल कहते हैं। और ये दोनों में से ज्यादा नामों से नहीं पुकारा जाता है। जब आपकी घड़ी में बैटरी खत्म हो जाती है तो आप जाते दुकान पर कहते हो घड़ी में बैटरी लगा दो, आप ये नहीं कहते हो कि मरकरी सेल लगा दो या बटन सेल लगा दो, लेकिन इसका नाम जान लो, इसका नाम मरकरी सेल होता है। और ये बटन जैसा दिखता है इसलिए इसको हम बटन सेल कहते हैं। क्लियर है? पहले इसका हम एनोड जानते हैं। एनोड क्या है? जिंक अलगम है। ठीक है, एनोड क्या है? जिंक अलगम। देखो ऊपर से ये थोड़ा क्या है, उठा हुआ है। देखो थोड़ा सा ध्यान से, दिख भी रहा होगा कि नहीं, देखो ऊपर से थोड़ा क्या है, उठा हुआ है ना। तो ये क्या है? एनोड है। और एनोड कैसे बनता है? जिंक एलिमेंट से। कैथोड क्या है भैया? मरकरी ऑक्साइड है। तो इसका एनोड और कैथोड जान लीजिए, जिंक अलगम और मरकरी ऑक्साइड। तो ये जो होते हैं भैया इससे मिलकर बने होते हैं। और यही आपके एग्जाम में आता है बार बार कि बताइए मरकरी सेल का एनोड क्या होता है, बताइए मरकरी सेल का कैथोड क्या होता है। ठीक है, इसके बात कर ले हम वैद्युत अपघटय के। तो इसमें जो पदार्थ होते हैं, जो इसके अंदर मसाले भरे होते हैं, वो KOH और प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब चलिए इसकी अभिक्रिया की बात कर ले। तो जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड बराबर में जिंक अलगम प्लस में आपका यहां पर क्या हो जाएगा? मरकरी। क्लियर है? समझिए आपको आ गया होगा। तो भैया अब आप कहोगे सर हमें समझाने के लिए इतना ले लिया आप। नहीं भैया, इतना हम लिए नहीं है। हमारे पिताश्री का जो है वो घड़ी का ही दुकान है, वो घड़ी ही बनाते हैं, तो उनसे ही मैंने मांग लिया कि दीजिए, वीडियो में समझाकर मैं आपको पुनः दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी। बस आपको एनोड कैथोड तैयार रखना है, वैद्युत अपघटय तैयार रखना है, इसकी अभिक्रिया तैयार रखनी है, बस काम खत्म। अब ईंधन सेल की बात कर ले। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद इस चैप्टर का आपका एंड हो जाएगा। देखिए ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, CH4 किसे? CH4 मतलब मेथेन, तथा CH5OH आदि ईंधनों का दहन को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो आपका ईंधन सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन या मेथेन गैस को या CH5OH को डायरेक्ट दहन करके, गर्म करके, जला के उसको सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल देते, वो ईंधन सेल कहलाता है। इसका इलेक्ट्रोड क्या होता है? PT और PD। वैद्युत अपघटय क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH। ये आपको याद रखना है। चलिए जो हमारा आगे लास्ट टॉपिक उसको देखकर और इस चैप्टर का एंड करते हैं। लास्ट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, संचारण। देखिए ये हम 10वीं में पढ़ चुके हैं। अरे भैया मेरा पेन किधर गया? लो, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते पेन किधर रख दी? हाँ इधर है। चलो, संचारण। जब किसी धातु को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तब वह धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, जिससे उस धातु पर जंग लग जाता है, उसे संचारण कहते हैं। आप लोहे को टुकड़े को लेना या लोहे का कोई भी आपके घर में सामान रखा होगा उसको लेना और 2-3 दिन के लिए अपने छत पे जाके छोड़ के चलाना। 2-3 दिन बाद जाके देखोगे आप तो उस लोहे में जंग लग जाएंगी। क्यों? हाँ, अब वो लोहा में पेंट नहीं लगा होना चाहिए भैया, ठीक है, एकदम सादा वो लोहा होना चाहिए, तो उसमें जंग लग जाएंगी। क्यों भैया? देखो उसे आप खुले में रखे हो
तो उसमें जरूर वायु लग रही होगी, वायु बह रही है ना, हवा बह रही है ना, उस हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अब वो ऑक्सीजन क्या होता है, उस लोहे से जाके क्रिया कर लेता है और क्रिया करके जंग बना देता है, ठीक है, जिसे अब जास्ता, वो ऊपर जंग की तरह एकदम काले काले रुखे रुखे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब भैया इसका बचाव क्या भैया, हम लोहे को जंग से बचा कैसे सकते हैं, तो आप उसका जस्तीकरण कर दीजिए। जस्तीकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, पेंट लगा दीजिए या परत चढ़ा दीजिए, दूसरे धातुओं का परत चढ़ा दीजिए उस पर, ये इसका बचाव है। देखिए चैप्टर पूरा खत्म हो गया और पढ़ाते पढ़ाते पूरा मुख है वो पूरा सूख गया है, पानी की वजह नहीं, इतना चिल्लाने की वजह से। लाइक कर ही देना है, सब्सक्राइब कर ही देना है, अपने मित्रों के पास शेयर कर देना है। और तीसरा चैप्टर बहुत जल्द आएगा इसका, और वो भी काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, पूरा चैप्टर 1 शॉट में ही क्लियर करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।